गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैं अंकित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका लेक्चर नंबर 5 है। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर को थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे थे, अब से आपकी वीडियो लेक्चर हो डेली होंगे, रेगुलर बेसिस पे होंगे। देखिए, अगर सही रिस्पॉन्स दोगे तो हम भी मेहनत से पढ़ाएंगे। आप फिजिक्स की टेंशन छोड़ दीजिए कि फिजिक्स हार्ड है, हलवा लगेगी। देखिए, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो और अदर स्टेट बोर्ड से हो, आप किसी बोर्ड से हो, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो लैंग्वेज है मैं इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप समझना, और मैं इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप भले बात है उससे चित परिचित हो। हमारा जो टॉपिक है, देखो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अब ये है क्या, ये तो हमें पता नहीं है। हिंदी में बात करूं, इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अब हमने त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन तो सुना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं सुना। अब इसकी चर्चा करता हूं थोड़ा सा। देखो, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है किसमें, 11वीं क्लास में, एक समान वृत्तीय गति। देखो, जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है डियर स्टूडेंट्स, देखना, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, सर्कुलर मतलब सर्कल यानी कि गोल। यानी कि जब कोई बॉडी सेम स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ती है, सेम स्पीड यानी कि स्पीड उसकी चेंज ना हो। सर्कुलर मोशन तो तब जब गोल गोल पे चलती है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक समान मोशन के साथ जब सर्कुलर उस पर चलेगी पाथ पे, तो उसके मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो मैं छोटी सी 2 लाइन में लिखा देता हूँ। व्हेन ए बॉडी गोज थ्रू अ सर्कुलर पाथ, गोज थ्रू अ सर्कुलर पाथ, यानी कि कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे जाती है, कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। लेकिन हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ना है। उसके लिए आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता होना जरूरी है। तो हमने लिखा व्हेन बॉडी गोज थ्रू अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट का मतलब पता है तुम्हें, एक समान चेंज ना हो। जैसा आपको दिल्ली से अपने शहर जाना है, तो यहाँ भी आपकी स्पीड 30 यानी कि सब जगह सेम हो, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। यानी कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन पे हो और उसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन बॉडी गोज थ्रू ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी सर्कुलर पाथ पे जाती है, तो तब देन द मोशन ऑफ बॉडी, then the motion of body is known as uniform circular motion, इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से जाती है, तभी बॉडी का मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, जो डेफिनेशन में नाम है। सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ पर जाते, यूनिफॉर्म का मतलब एक साथ, मोशन का मतलब वेलोसिटी, वेग। यानी कि वो पिंड जो किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान वेग से गति करता है, तो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। हिंदी वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने हिंदी में भी बता दिया, क्या बता दिया, जब कोई पिंड एक समान वेग से किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अब आओ ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पर। इसे समझने से पहले मुझे एक चीज बताओ, जो आपका एक्सीलरेशन है, इसे हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ये किसके बराबर होता है? आओ प्यारे स्टूडेंट्स, घबराओ मत, हम खड़े हैं। चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर, बटे टाइम यानी कि समय। अगर आपको नहीं पता ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हम बताते हैं कहाँ से आया। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, गति की समीकरण मैंने भी पढ़ाई थी
इससे दो चीजें ने तीसरे लेक्चर में v बराबर u प्लस ए टी। v क्या था, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, u क्या था प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है त्वरण एक्सीलरेशन, t क्या है समय यानी के टाइम। तो u प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू ए टी, टी मल्टीप्लाई में डिवाइड में v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू है। तो ये एक्सीलरेशन आ गया ना, माइनस का मतलब क्या होता है परिवर्तन, चेंज ही तो होता है, तो वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम, ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। अगर मैं पूछूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यहाँ एक्सीलरेशन बताओ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है एक समान वेग, एक समान वेग। तो एक समान वेग है यानी कि v और u इसमें क्या है बराबर, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाता है 0 आ जाता है। हमने बताया एक्सीलरेशन क्या होता है वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। यहाँ बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स एक समान, यानी कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया 0। ठीक, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, इतनी चीज आप समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं, अब प्यारे स्टूडेंट्स आपके मतलब का क्वेश्चन है, हमने पढ़ा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है हमारा एक्सीलरेशन कितना आ जाता है 0 आ जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन कितना होगा। अब कुछ बच्चे दिमाग दौड़ाएंगे भैया 0, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो एक समान मोशन है, जितना बीच में शुरुआत में लास्ट में सब जगह सेम, तो हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया 0। पर स्टूडेंट दिमाग मत दौड़ाओ, यहाँ आओ, जोर मत डालो, आ जाओ। मुझे पता है 11th में जो टीचर्स होते हैं वे इतना डीप नहीं घुसते, आइए मैं डीप लेके चल रहा हूँ। देखो ये आपका जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर दूंगा, लाइफ में कभी डाउट नहीं होगा। ये आपका सर्कुलर मोशन है, देखो गोल गोल दौड़ रहा हूं मैं, ये गुचू 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 गुचू, आर्मी की प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, वही है वो गाना है ना फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, उस पर लग रहा हूं मैं। मान लो किसी टाइम मैं यहाँ से दौड़ते दौड़ते यहाँ आ गया, मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन है मेरा एक समान, यहाँ वेलोसिटी मेरी v1, यहाँ मैंने मान ली v2। अब आप क्या होगे भैया, मैंने कहा हाँ चंदा मुन्ना मेरे बताओ, अभी तो आपने कहा यूनिफॉर्म मोशन, मैंने कहा हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी तो एक होनी चाहिए, आप v1 v2 क्यों मान रहे हो, आप तो v मानो। मैंने कहा मेरे चंदा मुन्ना यहाँ आ जाओ, यहाँ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वैल्यू वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है ना। वेलोसिटी वेग कैसी क्वांटिटी है, एक सदिश क्वांटिटी है, सदिश का मतलब क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे बदलेगी, ये रही हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलेगी, यानी कि वैल्यू तो सेम है लेकिन पॉइंट तो बदल रहा है, डायरेक्शन तो बदल रही है। इस वजह से हमने इन्हें अलग अलग क्वांटिटी रिप्रेजेंट करा, बट इनका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड होता है इनकी वैल्यू क्या है इनकी सेम है, लेकिन डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है, तो इस वजह से हमने v1 v2 से रिप्रेजेंट किया। आप इसे ऐसे मानिए, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी सेम लेकिन पहुंचेंगे तो अलग अलग जगह पर, डायरेक्शन तो गोल मोशन में हर पॉइंट पर चेंज होती है, यहाँ लूंगा यहाँ ऐसा, यहाँ लूंगा यहाँ ऐसा, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस वजह से हम v1 v2 लेते हैं। तो प्यारे चंदाओ इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पोज करो, जो करना करो। अब हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पे घुसते हैं, यानी के सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है समझना। वो एक्सीलरेशन कौन सा, वो एक्सीलरेशन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस हो। इस एक्सीलरेशन की क्या खास बात होती है, ये वैल्यू की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, डायरेक्शन की वजह से। समझे, खुला ढक्कन, नहीं समझे तो बताना, मैंने पूरी समझाने की कोशिश किया, नहीं बते समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक, मैं दोबारा नेक्स्ट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि आप समझ गए होंगे यूनिफॉर्म का मतलब एक समान मोशन का मतलब क्या है वेलोसिटी 0,
और वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन क्यों? एक्सीलरेशन हमने क्या पढ़ा? चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन अगर बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सर्कल में वेलोसिटी तो सेम लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है। और एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो डायरेक्शन बदल रही है, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो वो एक्सीलरेशन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण। आइए डियर स्टूडेंट्स आगे चलता हूं मैं। ढंटन है। आइए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस क्वेश्चन को आंसर तो मिल गया होगा क्योंकि बाहुबली 2 देख ली होगी। अब इन क्वेश्चनों पे आइए जो अब फिजिक्स के हैं। देखो भाई, अब मुझे एक जनरल क्वेश्चन बताओ। ये मेरी 2 लाइन्स है। देखो ये किसी एंगल पे ये मिल रही, अगर मैं इन पर परपेंडिकुलर खींचता हूँ ना, इसका परपेंडिकुलर ये रहा, इसका परपेंडिकुलर ये रहा। अगर ये थीटा एंगल पर ना, अगर मैं इन्हें मिलाता हूँ ये भी थीटा पे ही मिलेंगे। ध्यान रखना परपेंडिकुलर, ये आपके उसमें 10th क्लास में ज्योमेट्री का एक चैप्टर होता था, उसमें है क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऑन 2 लाइंस, परपेंडिकुलर ऑन 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट सेम एंगल। जैसे आप देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर खींचता हूँ, लंब, ये खींच गया और ये खींच गया। देखो ये भी कितने डिग्री पे कट कर रहे हैं? 90 डिग्री पे। ये देखो ये मान लो ये 45 डिग्री का एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर ये रहा, इसका परपेंडिकुलर ये रहा। ये भी कितने पे कट करेंगे? 45 पे। तो ऐसा समझो अगर ये 2 लाइन थीटा पे कट कर रही है ना, तो इनके एंगल भी कहाँ कट करेंगे भाई? थीटा पर ही कट करेंगे। बताओ कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आ जाओ आगे को। दूसरी चीज, एक होता था सिमिलर ट्रायंगल, शायद हिंदी में सर्वांग बोलते हैं। ये ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक। इनके तीनों एंगल मान लो सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वांग। इंग्लिश में बात करूं सिमिलर, यानी कि ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। क्यों बता रहा हूं भाई मैं ये जरूरत है किसकी जरूरत? समय की। समय की तो है प्यारे बच्चों, डेरिवेशन की जरूरत है, ठीक। तो अगर 2 ट्रायंगल आपके समरूप, सिमिलर का मतलब होता है समरूप सिद्ध हो जाए, तो उनकी साइड का रेशो इक्वल होता है। पता है इस चीज का, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये सब आपको पता है। अगर नहीं पता तो भाई बीएससी मत लो, बीएससी छोड़ दो, बीए वगैरह ले लो, सही रहोगे। अपॉन सी बी अपॉन पी क्यू, साइड का रेशो ये लिया ना इधर, तो इधर आएगी क्यू आर। अपॉन अपॉन अपॉन, समझिए साइड का रेशो। यहाँ हमने क्या लिया? ए बी के अपॉन में इसकी आएगी क्यू आर। यहाँ मैंने नाम उल्टे लिख दिए भाई। और अगर मैं क्या लेता हूँ इधर ए सी, तो इधर क्या आएगी? पी क्यू, ठीक। नाम उल्टे हो गया तो इस वजह से कंफ्यूजन सी हो गई थी, समझ गए आप? अब समझो मैं क्या बताने वाला हूँ। हम पढ़ने वाले हैं अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। गुचुक 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 गुचुक, ये रहा आर्मी, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, ग्राउंड पर रनिंग करते हुए, ठीक। ये भाई यहाँ से कोई बंदा यहाँ पहुँच गया, रेस लगाता लगाता। यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई? v1। यहाँ कितनी है प्यारे स्टूडेंट्स? यहाँ v2। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, v1 का और v2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या है? सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। यहाँ मैंने लिया कोई सेंटर O, इन्हें इससे मिला दिया, ये रहा, मिला दिया। यहाँ मैंने एंगल मान लिया, छोटा सा एंगल चला, चुन्नू सा। ये डिस्टेंस कितनी चला चुन्नू सी? ds मान ली। कोई मैंने इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अब देखो क्या ये रेडियस है, ये मैंने त्रिज्या है r मान ली, तो ये त्रिज्या पे लंब है लंब नहीं है, ये भी लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर। अगर मैं इन्हें मिलाता हूं आपस में, v1 को और v2 को, तो ये भी किस एंगल पे मिलेंगे? d थीटा पे। यहाँ अगर मैं देखता हूँ इनका चेंज, मैंने छोटा सा चेंज मान लिया डेविड, वो भी डायरेक्शन की वजह से। एक मैंने ट्रायंगल यू अलग निकाल लिया, मैंने मान लिया मैं पी पॉइंट पे था और क्यू पॉइंट पे पहुंच गया। ये भी ट्रायंगल मैंने अलग से निकाल लिया एक, ओ
पी क्यू, ये भी आर, ये भी आर, ये भी कितने एंगल पे थे, डी थीटा पर। यहाँ से ये कितनी है आपकी डी एस। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं, ये मैंने मान लिया कुछ पॉइंट मान लू इन्हें पी क्यू आर, मैंने मान लिया एक्स वाई जेड मान लो। ठीक, अब आप एक जनरल सी चीज देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? मेरी समझ में नहीं आया, सिर पर कुछ चला गया। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं? ये चीज तो समझ में आई, ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा जो खींचती है वो हमेशा इसके लंबवत होती है। फिर यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची, वो भी लंबवत। और हमने बताया था जब दो एंगल पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वे भी सेम उस पर मिलते हैं। तो मैंने इन्हें पीछे मिलाया, ये रहा। तो ये भी यहाँ कितने एंगल पे मिलेंगे, डी थीटा पे ही। तो वही तो मैंने अलग से फिगर खींची है प्यारे चंदाऊ। अब ये दोनों सिमिलर है या नहीं है? सिमिलर हैं। अब आप सोचो कैसे? देखो ये दोनों आमने सामने की साइड सेम है और यो एंगल सेम। अब जब यो एंगल सेम है, ये आमने सामने की साइड सेम है, तो ये भी तो सेम होंगे। ऐसे ही आमने सामने की साइड सेम है तो ये भी तो सेम होंगे। तो यो कौन सा एंगल, एंगल एंगल, यानी कि तीनों एंगल सेम है। ऐसे समझो यो 180 है, ये 180 ट्रायंगल के तीनों एंगल होगा सम। यो मैंने 50-50 मान लिया, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 130 और बराबर बराबर है तो ये कितने कितने होंगे भाई? 65 होंगे ना, 65 ऐसी ये भी बराबर बराबर है तो ये भी 65। देखो तीनों एंगल सेम नहीं, आगे मान के बताया था। तो इट इज क्लियर, क्या क्लियर है? इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है? कुछ नहीं मुन्ना है। ट्रायंगल ओ पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ढट्टन है। हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर, हो गए शेरो। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशो भी क्या आएगा? साइड का रेशो यानी कि साइड का अनुपात क्या आएगा? सेम आएगा। यहाँ साइड कितनी? पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन, चाहे तो एक्स जेड ले लो चाहे एक्स वाई। क्यों भाई? इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, डायरेक्शन थोड़ी रखते हैं, वैल्यू तो रखते हैं 2 3 4 6 7 8, डायरेक्शन थोड़ी रखी जाती है। समझे या नहीं समझे? आ जाओ। पी क्यू कितना आपका? टी एस। ओ क्यू कितना आपका? आर इज इक्वल टू वाई जेड कितना आपका? डी वी। एक्स जेड कितना आपका? वी। अब कुछ कहेंगे भैया V2, तो भाई वैल्यू रखनी है। वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो इनका मैंने V मान लिया। अब मैंने क्या किया? क्या वो है ना, तोहफा लाया है, डिवाइड बाई dt ऑन बोथ साइड्स। दिख रहा है चंदा? दिख रहा है मेरे चांद सूरज शेर। ऑन बोथ साइड्स मैंने दोनों तरफ dt से डिवाइड किया। क्यों किया अभी पता चल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। वाई फियर आई एम हियर। तो 1/r तो अलग लिख लिया, क्या बच गया? ds अपॉन dt। 1/v अलग लिख लिया, क्या बच गया? dv अपॉन dt। ठीक ठीक शेरो। अब देखो 1/r तो ऐसा का ऐसा ही, यो क्या है? ds डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि विस्थापन बटे समय। क्या होता है? वेग नहीं होता। तो ये क्या बन गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये तो वेग था ही 1/v। ये क्या है? dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? एक्सीलरेशन, त्वरण नहीं होता। कौन सा एक्सीलरेशन निकल के आया हो? सेंट्रीपिटल। तो ये आपका क्या आ गया इधर? v अपॉन आर इज इक्वल टू AC अपॉन आर, सॉरी AC अपॉन v गुना में इधर ऊपर की साइड भाग में पूछेगा ये रहा, तो क्या आ जाएगा? v² अपॉन आर इक्वल टू AC। तो AC कितना आ गया? v² अपॉन आर। ये अभिकेंद्रीय त्वरण का मान आ गया। कुछ बुक में कैसा लिखा हुआ? वी नो दैट, क्या जानते हैं हम?
V बराबर आर ओमेगा। याद है यानी V क्या है, रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। अगर आपको इस रिलेशन का नहीं पता नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जो भी आपको समझ में ना आए ना बता दिया करो भैया, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करा दिया करूंगा। पर ये मत बैठो, ये आपकी बीएससी है, यहाँ मेहनत करोगे तो काम होगा। जो ना आए ना, जो चीज़ आपको ना पता हो, ये मत सोचा करो कि दूसरे स्टूडेंट्स कमेंट्स पढ़ेंगे तो क्या होगा। आप बेझिझक बोल दिया करो भैया ये समझ में नहीं आया, ये चीज़ हमें क्लियर करा दो। अब आप इक्वेशन नंबर कौन सी भाई, वन में आपने v का वैल्यू रखी तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर। भाई ये w नहीं है ओमेगा है, जिन्हें पता होगा, हालांकि बीएससी कर रहे हो आप, इतनी बड़ी चीज तो नहीं। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से आर कट गया, देखो दिख रहा उधर। अब बहुत स्पेस है यार अभी तो। ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ले यो आ गया आपका अभिकेंद्रीय त्वरण, खत्म, ढंटन है भाई। इसे लिख लो, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, ठीक, पोज करके लिख लो, मैं आगे चल रहा हूँ। आपका बीएससी का ही है। सुनो एक चीज और, लैंग्वेज क्या, लेट अस कंसीडर ए बॉडी इज गोइंग थ्रू अ सर्कुलर पाथ, लेट इट्स टू पोजिशन पी एंड क्यू, ठीक, P and Q. At P1 its velocity is V1 and at Q its velocity V2. The radius of circular path is R. The distance between PQ and is ds. The angle displacement is d theta. यानी कि हिंदी में बताऊं, कोई पूर्ण वृत्तीय पथ पर गतिमान है जिसकी त्रिज्या R माना पिंड के किसी समय दो स्थिति P तथा Q हैं। P तथा Q के बीच कोणीय विस्थापन d थीटा तथा रेखीय विस्थापन ds है। P तथा Q पर उसके वेग गुणांक v1 तथा v2 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, रफ कर दे रहा हूँ। अब एक छोटा सा टॉपिक 2 सेकंड का, चुन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, क्या देखो ये हमारा क्या आ गया। अभी इन्हें छोड़ दे रहा हूँ दोनों को, इन्हें नहीं, हम बाहुबली समझ गए, खत्म करते। अब वो क्या पूछेगा आपसे, वो पूछेगा आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। तो आपको दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है चंदाओ, वी नो, हम जानते हैं F बराबर ma, यही तो होता है। पढ़ा है न्यूटन का सेकंड लॉ, मैंने भी पढ़ा है और प्रूफ भी कराया है, शायद दूसरी वीडियो में है, देख लेना, ठीक। फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो मास तो बॉडी का नियत होता है न्यूटन के अनुसार, एक्सीलरेशन को आ जाएगा सेंट्रीपिटल। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, m v स्क्वायर अपॉन r, या सेंट्रीपिटल कितना होगा, m r ओमेगा स्क्वायर। तो अगर परिभाषा लिखो, द फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि वो बल जो अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण उत्पन्न होता है आपका अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अब कुछ बच्चों को भाई ओमेगा में दिक्कत है। ओमेगा देखो, आ जाओ, जब आप सीधे चलते हो, सीधे ऐसे, जो आपका वेग होता है वो होता है v से रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी। लेकिन जब आप गोल गोल चलते हो, मैं यहाँ से घूम के वापस यहीं आ गया या यहाँ घूमा, तो हम इस दूरी को ना लेकर ये कोण का विस्थापन ले लेते हैं, कितना हुआ, एंगल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल ले रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जो वेलोसिटी मिलती है ना, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सीधे में मिलती है, मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा s, तो ये क्या होगा आपका ds ओवर dt, ये होता है आपका लीनियर वेलोसिटी, ठीक। अभी बता दे रहा हूँ, लो इसमें भी रिलेशन बता दे रहा हूँ, v इक्वल्स टू आर ओमेगा कहाँ से आया, कर दो रफ, v इक्वल्स टू आर ओमेगा बता दे रहा हूँ। कुछ बच्चे बेचारे गमगीन होंगे, ये कहाँ से आ गया। देखो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं सर्कुलर पाथ पे हूँ, दौड़ रहा हूँ, वही फिर से फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, दौड़ के मैं यहाँ पहुँच गया। कितनी डिस्टेंस चली ds, कितना एंगल चला d थीटा, कितने रेडियस आई
पॉइंट P से Q पे पहुंच गया। ठीक, अगर मैं आपसे पढ़ूं, आपने पढ़ा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है घटोत्कचो, इतना सब भी नहीं पता तुम्हें, इसमें भी मेरी शिकल देखने लग जाते हो। देखो एंगल कितना डी थीटा, आर्क चाप, ds त्रिज्या, आर रेडियस। आ गया। मैंने फिर पहले की तरह किया, डिवाइड बाई डी टी ऑन बोथ साइड। नहीं चमका, चमका। हुआ कॉन्सेप्ट सा क्लियर? अभी कहाँ होगा, अभी पूरा तो कर लूँ। तो मैंने इधर किया डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी एस ओवर डी टी। अभी हमने पढ़ा कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन बटे समय क्या होता है? कोणीय वेग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, इसे ओमेगा लिखते हैं। 1 अपॉन आर रेखीय विस्थापन बटे समय यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में, आर ओमेगा इक्वल टू वी या वी इक्वल टू आर ओमेगा। यही तो करते हैं हम चंदाओ। देखो भाई कर लो नोट। ठीक, करा दिया मैंने ये भी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। ठीक बच्चों, देखो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे इस नंबर पर बता सकते हो। ठीक, कोई भी डाउट, फालतू की चीज नहीं, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक, आपका कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे, आप बेफिक्र रहिए। ये मेरा नंबर है, कॉल नहीं करना, टेक्स्ट मैसेज निकलना, ओनली फॉर व्हाट्सएप। ठीक, 9520963132 9520963132। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुशी बांटे, पेरेंट्स को खुश रखिए, ऑल द बेस्ट।